हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर हम कर रहे हैं। जीएसटी में जो गवर्नमेंट ने वेबसाइट बनाई है, जिनको कॉमन पोर्टल कहा जाता है। वैसे तो और भी वेबसाइट बनाई है, वो आगे चलकर हम समझेंगे। लेकिन दो पोर्टल कॉमन पोर्टल कहलाती है। ठीक है, ऐसे नहीं बोला जाता है जीएसटी पोर्टल, ऐसे बोला जाता है जीएसटी कॉमन पोर्टल। तो ये कॉमन पोर्टल का क्या मीनिंग है? अब कॉमन पोर्टल की बात करें तो दो कॉमन पोर्टल हैं जीएसटी में। पहली है gst.gov.in और दूसरी है ई-वे बिल www.ewaybill.gst.gov.in। इसका मतलब इसमें सिर्फ ई-वे बिल वर्ड ऐड हुआ है। ठीक है, तो पहली जो वेबसाइट गवर्नमेंट ने बनाई gst.gov.in, ये जीएसटी की ये दोनों ही कॉमन पोर्टल कहलाती हैं। एक बात तो ये। अब पहली पोर्टल की बात करूं मैं कि जो gst.gov.in है, ये बेसिकली सेक्शन 8 की कंपनी है। और वो कंपनी का नाम क्या है? जीएसटीएन। आप बोलोगे क्या जीएसटीएन? क्या? गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क, जीएसटीएन कंपनी के सेक्शन 8 वाली कंपनी है। मतलब नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी है जो इंडिया की गवर्नमेंट ने सेटअप की। क्यों सेटअप की है? टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म इंटरफेस, प्लेटफॉर्म मिले किसको? टैक्स पेयर को। और जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को भी एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर काम करना पड़े। सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी और जो टैक्स पेयर है उनको एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म मिले काम करने के लिए। इसलिए ये वेबसाइट एस्टेब्लिश की गई, सेटअप की गई और उसके लिए कंपनी बनाई गई है जीएसटीएन, जो सेक्शन 8 वाली कंपनी है, नॉन प्रॉफिट वाली। ये एसेसिबल किस पे होगी? मतलब हम इसको कैसे देख सकते हैं? इंटरनेट पर। तो टैक्स पेयर कहां देख सकता है? इंटरनेट पर। और सीए या टैक्स एडवोकेट कहां देख सकते हैं? इंटरनेट पर अवेलेबल है। ये वेबसाइट है, देखी जा सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इंटरनेट पर नहीं, इंट्रानेट पर देखेंगे। इंट्रानेट क्या होता है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट डेवलप किया जाता है, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही काम करता है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के इंटरनल पर्पस के लिए होगा, वो इंटरनेट पर काम नहीं होगा, इंट्रानेट पर। ठीक है, तो सबको कॉमन पोर्टल मिलेगी जीएसटी रिलेटेड सर्विसेज के लिए। और एक खास बात बता दूं, इस पोर्टल पे 3 काम होंगे बेसिकली। क्या? आपको जीएसटी कानून में रजिस्ट्रेशन कराना है, इस पोर्टल पे आके करा सकते हैं। आपको टैक्स पेमेंट करना है, इस पोर्टल पर कर सकते हैं। और जीएसटी के रिटर्न फाइल करने हैं, इस पोर्टल पे होंगे। मतलब इस पोर्टल पे 3 काम होंगे, जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स पेमेंट और रिटर्न फाइल कर। 3 काम इस पोर्टल पर होंगे। फिर ये जो पोर्टल है, ये लिंक का काम करेगी सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज और स्टेट टैक्स अथॉरिटीज और यूनियन टेरिटरीज के जो भी कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट होंगे, उनको लिंक प्रोवाइड करेगी टैक्स पेयर, बैंक और स्टेक होल्डर्स को भी, अदर स्टेक होल्डर्स को भी। आप बोलोगे बैंक को भी ये कैसे इंटरफेस, प्लेटफॉर्म कैसे बैंक को कैसे प्रोवाइड करेगी? ये तो हमको समझ आ गया कि टैक्स पेयर को प्लेटफॉर्म मिलेगा, सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, स्टेट टैक्स अथॉरिटीज को प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन बैंक को मिलेगा? ये बात समझ नहीं आती। बैंक को भी कैसे मिलेगा? सुनिए, जो जीएसटी की पोर्टल होगी उस पर टैक्स का पेमेंट कैसे होगा, ये बात आपको जब समझेंगे तब आपको ये बात समझ आएगी। तो पहले मैं जो बात कहना चाहता हूं उसके लिए बैकग्राउंड तैयार करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बात बताइए कि अगर आपका आउटपुट टैक्स बनता है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख और आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है 7 लाख की, आप यूज कर सकते हो। तो आपको नेट कितना पे करना रहेगा? 3 लाख पे करना रहेगा। ठीक है, तो नेट आपको ये पे करना रहेगा। अब आप ये पे कैसे करोगे? सुनिए, जीएसटी की पोर्टल किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए 2 लेजर मेंटेन करेगी। वो 2 लेजर क्या होंगे? एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये इलेक्ट्रॉनिक
कैशलेस, समझे? अब जो आईटीसी आपको अवेलेबल है, 7 लाख की अवेलेबल है, या आप किस में जाके देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाके देखेंगे। वहां 7 लाख की इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके पास पड़ी है। अब आप बोलोगे यहां पे कैसे आई, यहां शो कैसे हो रही है? तो उसके लिए समझिए, आपने जिनसे भी गुड्स या सर्विस परचेस किए, वो अपना GSTR 1 फाइल करेंगे। आपका जो सप्लायर है, आप रेसिपिएंट हो, आपने जिससे सप्लाई ली है उसने GSTR 1 फाइल किया, ठीक है? उसने जिन जिन लोगों को गुड्स और सर्विस की सप्लाई की, उनका नाम, उनका GSTN नंबर, गुड्स और सर्विस की वैल्यू, उस पे जो भी जीएसटी लगा, चाहे CGST, SGST, IGST के रूप में लगा, सारी डिटेल उसने अपने GSTR 1 के थ्रू फाइल कर दी, ठीक है? तो मैंने किसी से कोई गुड्स खरीदा था, उसने अपना GSTR 1 फाइल किया, वहां से उसके GSTR 1 से, ध्यान से सुनना, सप्लायर से, सप्लायर ने जो GSTR 1 फाइल किया, उसके GSTR 1 से डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके मेरे GSTR 2A और 2B में शो होगी। GSTR 2A और GSTR 2B, 2A 2B में शो होगी, ठीक है? वहां मेरे शो हो रही है, ठीक है? मैं उसको वेरीफाई करूंगा कि हाँ मैंने उससे परचेस किया था और क्रेडिट शो हो रही है मेरे GSTR 2A 2B में, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा तो ये क्रेडिट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आ जाएगी। इसका मतलब मैं ये आईटीसी क्लेम करूंगा 7 लाख की, क्योंकि मेरे क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये जो 3 लाख अब मुझे कैश में पे करना रहेगा, ये 3 लाख मुझे कैश में पे करना रहेगा। तो आजकल कैश नहीं, बैंक के थ्रू होगा। बैंक के थ्रू मतलब मैं बैंक को भी इन्वॉल्व करूं। मान लो मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, मैं उसमें नेट बैंकिंग फैसिलिटी ले लूंगा और जीएसटी की पोर्टल पे टैक्स का पेमेंट करूंगा। लिखा हुआ था कि जीएसटी की पोर्टल 3 काम करेगी। मैं रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं, टैक्स का पेमेंट कराना चाहता हूं, रिटर्न फाइलिंग इसी वेबसाइट पे होगी। तो मेरे को कैश में जो पे करना है मैं अपने बैंक से पे करूंगा। पहले क्या होता था, बैंक से पे करते थे, वो ऑनलाइन शो 3 दिन बाद स्टेटस से होता था कि हाँ ये मैंने जमा कराया है। अब हाथों हाथ होता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बैंक को भी जीएसटी की पोर्टल ने अपने साथ इंटरफेस पे जोड़ दिया। बैंक की पोर्टल को भी gst.gov.in पर इंटरफेस दे दिया है। तो बैंक जैसे ही बोलेगा हाँ ये पैसा हमको आ गया, तो वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी शो होना शुरू हो जाएगा। और फिर मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को ग्रॉस टैक्स पे करना है कितना, 10 लाख। ग्रॉस टैक्स मुझे 10 लाख पे करना है। इसमें से मैंने आईटीसी का यूज किया 7 लाख। कैसे? ये आईटीसी मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट हो रही थी, वहां से यूज कर ली मैंने। और 3 लाख मैंने डिपॉजिट कराया, और वो मेरे फिर डिपॉजिट होने के बाद कहां शुरू शो होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है? तो मेरे को टोटल टैक्स कितना पे करना है, 10 लाख। 10 लाख ग्रॉस पे करना है। उसमें से मैंने अपनी आईटीसी यूज की 7 लाख की, वो कहां से यूज की, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। और बाकी का 3 लाख मैंने जमा कराया पहले इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ठीक है? तो फिर फाइनली मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा कि मेरा ग्रॉस टैक्स 10 लाख है, इसमें से 7 लाख मेरा बैलेंस पड़ा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, मैं वो यूज कर रहा हूं। बाकी का 3 लाख कैश पड़ा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, मैं वो यूज कर रहा हूं, ठीक है? 7 लाख मैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज कर रहा हूं, 3 लाख मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से यूज कर रहा हूं, और मैं अपनी ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी 10 लाख मैंने डिस्चार्ज कर दी। समझ आई बात? तो क्या बैंक को भी जीएसटी की पोर्टल के साथ जोड़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए यहां बैंक भी दे रहा। अब इनका कहना है क्रेडिट ज्यादा है, वो भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। आपका आउटपुट टैक्स सपोज बनता है 10 लाख, और आपके पास क्रेडिट पड़ी है 17 लाख की, ठीक है?
तो आपको नेट कैश में कुछ पे नहीं करना है। आप 10 लाख जितना क्रेडिट से यूज कर लोगे, बाकी की बैलेंस 7 लाख की क्रेडिट आपके पास पड़ी रहेगी, जो कि आप अपने सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में यूज कर सकते। अब सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का क्या मतलब है? कुछ लोगों के लिए मंथली है सिस्टम और कुछ लोगों के लिए क्वार्टरली है जीएसटी है। तो टैक्स पीरियड, सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड में मैं ये 7 लाख की इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता हूं। और सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का मतलब क्या? जो मंथली सिस्टम फॉलो करते हैं उनके लिए सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का मतलब होगा मंथ, नेक्स्ट मंथ। और जो लोग क्वार्टरली सिस्टम फॉलो करते हैं उनके लिए नेक्स्ट टैक्स पीरियड का मतलब होगा नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, तो ये आईटीसी 7 लाख की पड़ी है, नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी और आप उससे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट क्वार्टर का आउटपुट टैक्स डिस्चार्ज कर सकते। समझे बात? चलिए, तो इसलिए बैंक को भी जोड़ दिया जीएसटी की पोर्टल पर, इसको भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। तो सारे लोग जितने भी कंसर्न्ड पार्टीज थी सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई, तो इकोसिस्टम हो गया। मतलब सब अलग अलग चैनल पे काम नहीं कर रहे, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया तो इकोसिस्टम हो गया। इकोसिस्टम मतलब क्या? इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर सारे लोग मिलके काम करेंगे। तो इकोसिस्टम हो गया सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन देगा किसको? टैक्स प्रोफेशनल को, सीए को। फिर सीए रिटर्न फाइल करके इंफॉर्मेशन किसको देगा? टैक्स ऑफिसर्स को। फिर वहां से इंफॉर्मेशन बैंक को भी पास ऑन होगी और वहां से अकाउंटिंग अथॉरिटीज को भी जाएगी, मतलब सेंट्रल टैक्स अथॉरिटीज को भी जाएगी, स्टेट टैक्स अथॉरिटीज को भी जाएगी। इस तरीके से ये पोर्टल काम करेगी। अब दूसरी पोर्टल, वो भी कॉमन पोर्टल कहलाती है जीएसटी की, वो है आपकी eWaybill.gst.gov.in। ठीक है, eWaybill.gst.gov.in। ये क्या काम करती है? ई वे बिल होता क्या है? देखिए, ई वे बिल का कंसेप्ट जीएसटी में लेकर आए, उसके लिए हम बिल्कुल एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, ई वे बिल। उस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अब गवर्नमेंट ने ई वे बिल का सिस्टम क्यों बनाया? आज सुनिए, मैं माल, मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, मैं आपको माल बेच रहा हूं। ठीक है, माल मैंने रवाना किया अपने प्लेस ऑफ बिजनेस से आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पर। ठीक है, मेरा ये सेल ट्रांजेक्शन है, आपका ये परचेस ट्रांजेक्शन है। मैं इस पर आपसे आउटपुट टैक्स लूं और वो आपका परचेस का बिल है, तो आप उस इनपुट टैक्स की क्रेडिट लोगे। लेकिन कई लोग चाहते 2 नंबर का काम करें और ये टैक्स वगैरह का कोई झमेला ही नहीं है उनके लिए, तो वो टैक्स इवेजन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं सप्लायर हूं, मैंने माल रवाना किया, बिल बनाया, माल रवाना हुआ, माल के साथ मैंने बिल भी एनक्लोज कर लिया। आप बायर हो, रेसिपिएंट हो, आपके पास माल पहुंचा। माल पहुंचने के बाद मैंने आपको फोन किया, टैक्स लग रहा है फालतू, बिल फाड़ दो, बिल फाड़ दो। तो आपने तो वो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसके नामो निशान मिटा दिए। अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट को तो इस पर टैक्स मिला नहीं। इस तरीके से लोग जो टैक्स इवेजन कर रहे थे उनको रोकने के लिए मोदी जी ने बोला ई वे बिल का प्रोसीजर फॉलो किया। ई वे बिल क्या? जो इस बात का एविडेंस होगा कि गुड्स का मूवमेंट हुआ है। मेरे यहां से माल रवाना हुआ, तो मेरे को माल रवाना करने से पहले इस पोर्टल पे आके, ऐसे ही मैनमेड हाथ से बनाया हुआ ई वे बिल काम नहीं है, इस पोर्टल से जनरेट करना पड़ेगा। इस पोर्टल पे जाके मैं सारी डिटेल दूं और ई वे बिल जनरेट करूं और वो ई वे बिल की कॉपी इनवॉइस के साथ जोड़ के माल रवाना करूं। तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये माल रवाना हुआ। अब कल को मैं वो सेल का बिल फाड़ूं तो ई वे बिल तो गवर्नमेंट की साइट पर है, तो मैं इस ट्रांजेक्शन को कल को छुपाना चाहूं टैक्स इवेजन के पर्पज से, तो कैसे छुपाऊंगा? तो गवर्नमेंट ने इसलिए ई वे बिल का कंसेप्ट बनाया फॉर द पर्पज ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स। ये सर्विसेज पर नहीं है, सिर्फ गुड्स पर है। तो एक और कॉमन पोर्टल बनाई ई वे बिल जनरेट करने के लिए, और ये किसने सेटअप की है? नेशनल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने सेटअप किए। और यहां पर आप क्या कर सकते हैं? पे बिल जनरेट कर सकते हैं, तो किस बात का एविडेंस होगा कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ है। अब मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब जरूरी नहीं है सेल। मैं मेन मैन्युफैक्चरर हूं, आप जॉब वर्कर हो,
मैं आपको फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क माल भेज रहा हूं, बेचा बेचा नहीं है, भेज रहा हूं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क। तो भी तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, तो क्या इस केस में भी ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? बिल्कुल। जहां जहां माल जाएगा ई वे बिल साथ में जाएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ साथ होगा, ई वे बिल साथ साथ चलेगा। ठीक है, तो बाद में ये कोई मिटा नहीं सकता ई वे बिल। चलिए, तो ई वे बिल की इस साइट पे जाके आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। अभी जो पहली साइट हमने पढ़ी उस पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, टैक्स का पेमेंट भी हो जाएगा, रिटर्न भी फाइल कर सकते हो। वो कंपनी कौन सी थी पहली वाली? जीएसटीएन। अब इसकी बात कर रहे हैं। जीएसटी जीएसटीएन क्या काम करेगी? आपको रजिस्ट्रेशन करने की फैसिलिटी देगी, आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। ठीक है, और आप जैसे ही रिटर्न फाइल करोगे, ये साइट ये आपके फाइल्ड रिटर्न सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को भेज देगी। फिर अगर उसमें आईजीएसटी है और आईजीएसटी एसजीएसटी के पेमेंट में यूज हुआ है या एसजीएसटी आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हुआ है, जहां फंड ट्रांसफर के मामले बनते हैं, तो वहां गवर्नमेंट को भी फंड सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो वो भी जीएसटी की पोर्टल ये जीएसटीएन खुद कर लेगी कि कितना फंड ट्रांसफर करना है, सेंटर स्टेट को करे या स्टेट सेंटर को करे, और उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग भी करेगी। फिर टैक्स पेमेंट हुआ, इस बात को क्रॉस टैली किया जाएगा बैंक से, मैचिंग की जाएगी, और काफी सारी रिपोर्ट जनरेट करने में भी काम आएगा। एमआईएस रिपोर्ट, एमआईएस क्या? एमआईएस क्या? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। काफी सारी रिपोर्ट जनरेट करने के भी काम आएगी ये पोर्टल। आप बोलोगे कैसे? आज अगर गवर्नमेंट जानना चाहे कि कौन से गुड्स और कौन सी सर्विस पर हमको इस मंथ में ज्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ, कैसे पता पड़ेगा? ये पोर्टल रिपोर्ट देगी। समझे? किस गुड्स का आईजीएसटी एसजीएसटी में ज्यादा यूज होगी, कौन सा स्टेट कंज्यूमिंग टैक्स है जहां पर ज्यादा कंज्यूमर है, ये सब बातें कैसे पता पड़ेंगी? ये पोर्टल एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी। और टैक्स पेयर के प्रोफाइल का एनालिसिस किया जाएगा। कैसे एनालिसिस किया जाएगा? देखिए, जो रेगुलर टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं टाइम पर, वो अपना टैक्स अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। कई केसेस में आपको बैंक लोन चाहिए होता है, तो बैंक आपको बोल सकती है कि आप अपनी जीएसटी की पोर्टल पे जाके टैक्स अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जनरेट, कि आप सारे रिटर्न टाइम पर फाइल करते हो। सारे रिटर्न टाइम पर फाइल करते हो, इसका मतलब आप लोन की किस्त, जो लोन हमसे सेंक्शन करवा रहे हो, उसकी इंस्टॉलमेंट भी टाइमली पे करोगे। तो टैक्स पेयर के प्रोफाइल का एनालिसिस भी करेगी ये जीएसटीएन की, ठीक है, जीएसटीएन। और आईटीसी की मैचिंग, रिवर्सल और रिक्लेम करना। अब ये क्या बात है? अब एक बात सुनना, जीएसटी में दो पार्टीज होंगी। कौन? नॉर्मली सप्लायर और रेसिपिएंट। जीएसटी में ये वर्ड यूज किए जाते हैं, सप्लायर और रेसिपिएंट। सप्लायर सप्लाई करेगा रेसिपिएंट को, सप्लायर ने सप्लाई कर दी रेसिपिएंट। अब सप्लायर ने ये जो सप्लाई की है, क्या सप्लायर के लिए आउटवर्ड सप्लाई है और रेसिपिएंट के लिए इनवर्ड सप्लाई है? ठीक है, तो इस सप्लाई पर जो टैक्स लगा हुआ है, सप्लायर के एंगल से देखे तो वो आउटपुट टैक्स है, और रेसिपिएंट उसी ट्रांजैक्शन को अपने नजरिए से देखेगा तो वो उसके लिए इनपुट टैक्स है। बोलो, सही है? अब इस सेल की डिटेल, इस सेल की डिटेल सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में दे, जीएसटीआर 1 में दे कि मैंने सप्लाई का ट्रांजैक्शन किया था रेसिपिएंट के साथ, उससे आउटपुट टैक्स वसूला है मैंने बिल के अंदर। ठीक है, डिटेल सप्लायर दे देगा, वहां से ये डिटेल रेसिपिएंट के इसमें चली जाएगी, जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 2। अब आप बोलोगे दो में क्यों, एक ही फॉर्म होना चाहिए? वो बात मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा, रिटर्न चैप्टर में इस बात का खुलासा होगा कि ये दो फॉर्म में डिटेल क्यों जाती है, जीएसटीआर 2A में भी जाती है, जीएसटीआर 2B में भी जाती है, क्यों, उसका लॉजिक बाद में समझेंगे। लेकिन अभी तक ये समझो, ये डिटेल ऑटो पॉपुलेट होके आ गई रेसिपिएंट के पास। रेसिपिएंट इसमें देखेगा कितनी इनपुट टैक्स की क्रेडिट मेरे को मिलनी है,
ठीक है, और उसके बेस पर वो आईटीसी क्लेम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कल को मान लो ये गुड्स की सप्लाई थी, सर्विस की नहीं, इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हुआ, इसमें से कुछ गुड्स रिटर्न हुआ, तो ये जो सप्लायर है उसने पहले इनवॉइस दिया था, मान लो इनवॉइस पहले उसने 100 केजी का दिया था, उसमें से 2 केजी माल रिटर्न हुआ, तो उस केस में क्या होगा? ये जो सप्लायर है उस 2 केजी रिटर्न का क्रेडिट नोट इश्यू करे, समझे? ये जो सप्लायर है उस 2 केजी गुड्स रिटर्न होके आया वापस सप्लायर के पास, तो उसका वो क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। तो क्या ये इनवॉइस की डिटेल गई, ठीक उसी मैनर में ये क्रेडिट नोट की भी डिटेल इस जीएसटीआर 2822B रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2822B में इस क्रेडिट नोट की भी डिटेल जाएगी। हाँ, तो मान लो इस बिल के अंदर 1 लाख की आईटीसी थी, 1 लाख का इनपुट टैक्स लगा हुआ था, आईटीसी क्या रेसिपिएंट ने क्लेम कर ली होगी? उसको जीएसटी 2822B में दिखा 1 लाख की आईटीसी मैं क्लेम करने के लिए एलिजिबल हूं, तो रेसिपिएंट ने क्लेम कर ली। लेकिन उसमें से ये 2 केजी, तो 2000 की आईटीसी क्या अब रिवर्स करनी पड़ेगी इसको, रेसिपिएंट को? रेसिपिएंट ने पूरी 1 लाख की आईटीसी ले ली थी, अब 2 केजी रिटर्न हो गया माल, 200 हो गया, 2000 होगा? 1 लाख का 2% कितना? 2000, ठीक है। हाँ, तो रेसिपिएंट को क्या 2000 की आईटीसी, उसने ले कितनी ली थी आईटीसी? 1 लाख। लेकिन जैसे ये क्रेडिट नोट जनरेट हुआ और इसकी डिटेल रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2822B में आ गई, क्रेडिट नोट की भी डिटेल, तो क्या रेसिपिएंट को इस 1 लाख में से, जो इनिशियली वो 1 लाख की आईटीसी ले चुका है, अब 2 लाख की उसमें से रिवर्स करनी पड़ेगी क्या आईटीसी? हाँ, रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सब शो कहां होगा? पोर्टल पे सब शो होगा कि आपकी आईटीसी कितनी मैच कर रही है, कितनी रिवर्स की गई है। अब एक बात और समझना, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं। मैंने जिस सप्लायर से गुड्स और सर्विस लिया है उसने मेरे को इनवॉइस इशू किया और गुड्स और सर्विस मेरे को दे दी। उसने जो टैक्स चार्ज किया उसका आउटपुट टैक्स है, मेरा इनपुट टैक्स है, उस इनपुट टैक्स की मैंने क्रेडिट क्लेम कर ली। लेकिन आगे चलकर एक रूल पढ़ेंगे हम, रूल 37। रूल 37 में एक बात दे रखी है कि वो मेरा क्रेडिटर है, जो सप्लायर जिसने मेरे को सप्लाई की वो मेरा क्रेडिटर है, मेरे को उसने जो कुछ सप्लाई किया प्लस टैक्स इनवॉइस बना कर दिया, उस इनवॉइस का मुझे उसे पेमेंट करना है। हम रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल्स में पढ़ेंगे कि अगर मैंने उसको उसके इनवॉइस का पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं किया, इनवॉइस की डेट से 180 दिन के अंदर मैंने अगर उस सप्लायर को पेमेंट नहीं किया, तो जो ये आईटीसी मैंने ले ली थी मेरे को रिवर्स करनी पड़ेगी। इसका मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट ये चाहती है जो सप्लायर आपको सप्लाई दे रहा है, इनवॉइस उसने इशू किया है टैक्स लगा के, उसके इनवॉइस की मेन वैल्यू प्लस टैक्स दोनों आप उसको पेमेंट कर दो 180 दिन के अंदर, ठीक है। और अगर नहीं करोगे तो, जब ये गुड्स आया था, जब ये इनवॉइस आया था, आपने आईटीसी ले तो ली थी, मना नहीं है लेने पर, ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस सप्लायर को 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, तो फिर जो आईटीसी आपने ले ली थी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। तो जैसे ही रिवर्स करोगे वो पोर्टल पे ऑनलाइन शो होगी रिवर्स की गई, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है 180 दिन के अंदर पेमेंट हमने उसको नहीं किया सप्लायर को, तो वो आईटीसी हमको रिवर्स करनी पड़ी। लेकिन 180 दिन के बाद हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो सिचुएशन समझ रहे हो, ठीक है। बिल के अंदर 1 लाख की आईटीसी आई थी, वो ले ली बिल आते ही, माल आते ही, ठीक है। फिर 180 दिन के अंदर उसको पेमेंट नहीं हुआ सप्लायर को, तो रिवर्स करनी पड़ी सारी 1 लाख, ठीक है। अब 180 दिन के बाद ही सही, पेमेंट तो मेरे को सप्लायर को करना ही पड़ेगा ना। मैंने मान लो 200 दिन बाद उसको पेमेंट किया, तो वो आईटीसी जो मैंने एक बार रिवर्स कर दी थी मैं उसको रिक्लेम कर पाऊंगा? कर पाऊंगा। यहां पर दे रखा है, मैंने उसको पेमेंट कर दिया ना। अगर पूरी रिवर्स की थी तो पूरी रिक्लेम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, उसका ड्यू अमाउंट था
मान लो मैंने उसको 50% पेमेंट कर दिया था और 50% नहीं किया था 180 दिन के अंदर, तो मुझे आईटीसी रिवर्स कितनी करनी है? सिर्फ 50%। और वो 50% मैंने पैसा उसका रोक के रखा था और वो 50% पेमेंट मैंने उसको 180 दिन के बाद किया, तो मैंने आईटीसी रिवर्स ही 50% की थी। तो रिक्लेम भी कितनी करूंगा? जब मैं उसको 180 दिन बाद सही पेमेंट कर दिया मैंने, तो मैं आईटीसी रिक्लेम भी कितनी करूंगा? 50%, क्योंकि रिवर्स भी 50% की थी। नहीं, रिक्लेम करने का कोई टाइम नहीं है। हाँ, पेमेंट आपने 3 साल बाद किया आपने, तो भी आप रिक्लेम कर सकते हो। जो रिवर्स की थी क्रेडिट, 180 दिन के अंदर नॉन पेमेंट था आपका, पेमेंट नहीं किया था आपने, लेकिन आपने उस पार्टी को 3 साल बाद पेमेंट किया, तो 180 दिन के अंदर जब नहीं किया था तो आपने रिवर्स कर दी थी क्रेडिट। 3 साल बाद उस पार्टी को पेमेंट किया, तो भी वो आईटीसी आप रिक्लेम कर सकते जो रिवर्स कर दी थी। तो ये सब आपको कौन बताएगा? ये सब जीएसटी की पोर्टल बताएगी। और अब एक और बात समझते हैं, लोगों को जीएसटी इंप्लीमेंट करने में, उसका रिकॉर्ड वगैरह रखने में कुछ दिक्कत ना आए, इसलिए ये लोग अपॉइंट होंगे, जीएसपी और एएसपी। जीएसपी क्या? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, इसका फुल फॉर्म है जीएसपी। लोग, गवर्नमेंट क्या करेगी? जगह जगह ऐसे सेंटर बनाएगी, बिजनेसमैन को दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट का कहना है जगह जगह में ऐसे सेंटर बनाएंगे जहां बिजनेसमैन जाए और इनको बोले मेरे को ये दिक्कत है, तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इसके लिए जीएसटीएन की पोर्टल कॉन्ट्रैक्ट देगी, ठेका देगी कुछ सर्टेन आईटी कंपनीज को। आप बोलोगे ऐसी जरूरत क्या है? देखो, एक बड़ी कंपनी है जिसमें रोज के 1000 बिल होते हैं, रोज के 1000 बिल होते हैं, तो साल के कितने होंगे? फिर उस कंपनी को अपना जीएसटीआर 1 फाइल करना होगा और जीएसटीआर 1 के अंदर एक एक इनवॉइस की डिटेल अलग अलग देनी है, तो कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? पड़ेगी। तो ये सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? आईटी कंपनीज को ठेका देंगे, ठीक है, या आईटी इनेबल सर्विसेज कंपनीज को या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं उनको ठेका दिया जाएगा कि आप जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर सेंटर के रूप में काम करें। जैसे एनएसडीएल नाम सुना? दो टाइप के हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ठीक है। तो जो एनएसडीएल है वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के रूप में काम करे, नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरीज लिमिटेड। अब इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप टैक्स पेयर को सुविधा देने का काम करना, इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना ताकि उनको सुविधा मिले, ठीक है? अब ये भी काम कई बार पूरा नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट से इनको काम मिला, कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसको? एएसपी को। एएसपी मतलब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, इनको ये सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जीएसपी क्या है? एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे टैक्स पेयर के लिए ताकि वो जीएसटीएन की पोर्टल से इंटरेक्ट कर पाए। क्या मतलब, बोलने का मतलब क्या हुआ? जैसे किसी को जीएसटीआर 1 फाइल करना है और वो उसके एक दिन के 1000 इनवॉइसेज हैं, तो साल भर के खूब सारे होंगे, वो सारे एक एक इनवॉइस की डिटेल देगा क्या जीएसटीआर 1 में? बिल्कुल देगा। तो सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होना चाहिए। क्या वो लास्ट डेट आ रही है रिटर्न फाइल करने की तो एक एक इनवॉइस लिखने बैठेगा? नहीं, ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। तो सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा? जीएसपी। जीएसपी नहीं बना पाया तो वो आगे एएसपी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दे। तो ये टैक्स पेयर को फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करेंगे इन अपलोडिंग इनवॉइसेस एज वेल एज रिटर्न फाइल करने में, और सारी सुविधाएं उसको यहां पर मिल जाएंगी जीएसटी रिलेटेड। इस तरीके से ये कोई अपना कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनवा सकते हैं। आपको पता है टैली या जो बीजी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, वो कंपनीज ने, फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट के पास अकाउंट्स का टैली का सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या, वो टैली के सॉफ्टवेयर के अंदर ही हम कुछ ऐसे फीचर्स इनबिल्ट नहीं कर सकते क्या कि जैसे ही मैं सेल्स रजिस्टर अकाउंटिंग के लिए बनाता ही हूं ना, सेल्स रजिस्टर, तो उससे एंट्रीज अपने आप मेरे जीएसटीआर 1 में चली गए? हो सकता है ना, ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा ही हो रहा है। कौन जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए दिमाग खराब करेगा? इनवॉइस तो लिखना है, इनवॉइस नंबर लिखना है, इनवॉइस की डेट लिखनी है, इनवॉइस का अमाउंट लिखना है, टैक्स का अमाउंट लिखना है, पार्टी का नाम लिखना है। अरे वो तो मेरे से अकाउंट्स में सेल्स रजिस्टर में आता ही है ना, तो वहां से डिटेल अपने आप चली जाए टैली के सॉफ्टवेयर में और मेरे को तो जीएसटीआर 1 तैयार मिले।
ठीक है। लेकिन अगर ये सब काम करने में जीएसपी को दिक्कत है तो वो हेल्प ले सकते हैं एएसपी की, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉफ्टवेयर हम नहीं बना पा रहे, आप बनाओ सॉफ्टवेयर। हाँ, आईटी कंपनी में। तो हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी, ये कमर्शियल कंपनीज होती हैं, एएसपी कमर्शियल कंपनीज होती है जो कि एप्लीकेशंस बनाती है, एप्लीकेशंस मतलब ऐप या सॉफ्टवेयर बनाती हैं बिजनेस कम्युनिटी के लिए। लेकिन ये जीएसटीएन की वेबसाइट से अप्रूव्ड नहीं होते हैं। जीएसटीएन की वेबसाइट से कौन अप्रूव्ड है? जीएसपी। वो एएसपी जीएसटीएन की पोर्टल से अप्रूव्ड नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को भी काम करने का सिक्योर्ड एनवायरनमेंट कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? जीएसपी से मिलता है। एएसपी पे वो ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कुछ आईटी कंपनीज और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज ऐसी हैं जो जीएसपी और एएसपी दोनों के रूप में काम कर रही है। ठीक है। फिर फटाफट से कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं कि इंडिया में जीएसटी लाने की जरूरत क्यों। वैसे सारा समझ चुके हैं, आप ये थ्योरी में भी पढ़ोगे समझ आ जाएगा, बट एक बार उसको पढ़ लेते हैं ताकि एक बार गो थ्रू तो हो जाए इससे। इंडिया में जीएसटी लाने की जरूरत क्यों? जीएसटी आने से पहले इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम चल रहा था वो इस तरीके से था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, मतलब एक से ज्यादा टैक्सेस थे। कैसे? तीन मेन टैक्स थे। एक्साइज ड्यूटी, जिसको सैनवेट के नाम से जाना जाता था, एक्साइज ड्यूटी को सैनवेट के नाम से जाना जाता था। सैनवेट का फुल फॉर्म सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। और सीएसटी भी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स, और वैट भी लगता था। मेनली ये तीन थे। एक्साइज ड्यूटी किस पे था? गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर, वो सर्विसेज पे नहीं लगता था क्योंकि सर्विसेज पर सर्विस टैक्स था। और सीएसटी किस पे था? वो भी गुड्स पर ही था अगर उनकी इंटर स्टेट सेल होती थी। और वैट किस पर था? गुड्स पर ही था और वो इंट्रा स्टेट सेल पर था। सीएसटी इंटर स्टेट सेल पर, वैट इंट्रा स्टेट सेल पर, और सर्विसेज पर सर्विस टैक्स था जो कि सेंट्रल लॉ था। लेकिन नॉट नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तब क्या? गवर्नमेंट ने ये कहीं डिफाइन नहीं किया कि अगर ये एक लगा तो दूसरा नहीं लगे, सबको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया। पता है उस वजह से एक दिक्कत पैदा हुई। दो जगह ऐसी दिक्कत पैदा हुई। क्या? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को सर्विस माना जाए या गुड्स माना जाए? आज अगर एक सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया और सीडी में लोड कर दिया, सीडी प्री पैक्ड कंडीशन में मार्केट में बिकने आई कि इस सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर है, अब ये गुड्स है या सर्विस है? पहले क्या होता था, जो सेल टैक्स डिपार्टमेंट था वो बोलता था ये गुड्स है, इस पे सेल टैक्स दो, और सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता था, ये सर्विस है, इस पे सर्विस टैक्स भी दो। समझे? तो इसका मतलब कुछ ऐसे एरियाज है जहां पर हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये गुड्स है या सर्विस है। ठीक है, पहली प्रॉब्लम। अब जीएसटी में इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन आया वो अभी बता देता हूं। जीएसटी में बोले ऐसे प्रॉब्लम एरिया है और लोग झगड़ते रहेंगे, हम बता देते हैं कि इसको गुड्स मानना है या सर्विस मानना है। तो जीएसटी में हम सेकंड चैप्टर जो पढ़ेंगे उसके अंदर सेकंड शेड्यूल आएगी, और उसके अंदर दो बातें बोलिए। अगर प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर है मार्केट में, सीडी में लोड होकर बिकने आया है, तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर रिक्वायरमेंट बताता है, अपनी यूजर रिक्वायरमेंट, और उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर की अगर सप्लाई की जाती है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो वो कौन बता रहा है? जीएसटी में शेड्यूल सेकंड बताएगी। तो पहले ये प्रॉब्लम एरिया था कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि ये गुड्स है या सर्विस है। अब दोनों कंसर्न डिपार्टमेंट आ गए, सेल टैक्स डिपार्टमेंट आ गया कि इसको गुड्स मानेंगे हम, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट आ गया इसको हम सर्विस मानेंगे, और दोनों टैक्स बटोर के ले जाते थे। तो टैक्स पेयर को वहां पर प्रॉब्लम होती थी। दूसरा एरिया, रेस्टोरेंट में खाना प्रोवाइड किया गया कस्टमर को, तो उसको फूड सेल ऑफ गुड्स माने, सर्विस माने, क्या माना जाए? तो पहले ये प्रॉब्लम एरिया था जीएसटी आने से पहले। इस पे क्या लगता था तब? सर्विस टैक्स भी लगता था और वैट वगैरह भी लगता था। मतलब गुड्स, जो डिपार्टमेंट को गुड्स मानना है वो गुड्स मानकर टैक्स ले लेते थे, जिस डिपार्टमेंट को सर्विस मानना था सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट उसको सर्विस मानकर सर्विस टैक्स लगा देता था। तो अब उसका वही सोल्यूशन किया गया, जीएसटी में सेकंड शेड्यूल लेकर आए, और इसमें रेस्टोरेंट के लिए बोला गया इसको सर्विस ही माना जाए।
ठीक है। अब और उसमें क्लियर कर दिया कि आपको अब इस पे अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमने जो बोला है, गुड्स बोला है तो गुड्स मानेंगे, सर्विस बोला है तो सर्विस मानेंगे, बात खत्म। ये कह रहे जीएसटी लाने से पहले भी तो सोच सकते थे, अब दिमाग की बात है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। पूरी पुरानी गवर्नमेंट्स को इतना काम नहीं करना था। चलिए। हाँ, ये ठीक है, जीएसटी आ गया तो आपके लिए थोड़ा आसान है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती थी पहले। चलिए, तो मल्टीपल टैक्सेस, आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट एक ही चीज पर गुड्स मानकर टैक्स ले लेता, दूसरा डिपार्टमेंट उसको सर्विस मानकर टैक्स ले लेता। तो इसका मतलब जीएसटी से पहले जो रिजिम चल रही थी, प्री जीएसटी रिजिम, उसमें काफी सारी डेफिशिएंसीज थी, कमियां। तो क्या कमियां थी समझते। डबल टैक्सेशन हो जाता था। डबल टैक्सेशन का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एक बताई थी मैंने, कास्केडिंग इफेक्ट। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम। तो उस केस में क्या हो जाता था, उस केस में ये वाली बात अप्लाई हो जाएगी। ये वाली बात क्या है, डबल टैक्सेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। अभी मैंने एक बात बोली थी कि किसी चीज को गुड्स भी मान लिया, सर्विस भी मान, तो दो प्रॉब्लम एरिया बता दिए मैंने, एक तो रेस्टोरेंट, दूसरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसको गुड्स भी मान लिया और सर्विस भी मान लिया, तो डबल टैक्सेशन हो जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सर्विस टैक्स का पैसा मिल गया और वेट का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया, और वो सेम ट्रांजेक्शन पर हो गया। ये देखो, सॉफ्टवेयर वाली बात मैंने यहां लिख दी। ठीक है, कास्केडिंग हो जाती थी पहले, क्या टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। मैंने एक एग्जांपल दिया, 100 रुपए का माल है, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी 12.36, टोटल कितना हो गया 112.36, और फिर 112.36 पर वेट लगा 14.5%, तो वो 100 रुपए पर लगना चाहिए था ना। 14.5% वेट किस पे लगना चाहिए था, गुड्स की मेन वैल्यू 100 रुपए पर, लेकिन वो किस पे लगा, मेन वैल्यू 100 रुपया प्लस एक्साइज ड्यूटी, टोटल 112.36 पर लगा। इसका मतलब टैक्स ऑन टैक्स लग गया। टैक्स ऑन टैक्स को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो वो पुराने सिस्टम में प्रॉब्लम थी। और ऐसी प्रॉब्लम क्यों थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने वेट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं किया था। इसका क्या मतलब, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगता था और वेट गुड्स पर लगता था। मेरे को एक बात बताओ, गुड्स पर वेट लगा, सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई सर्विस प्रोवाइडर है, वो आगे सर्विसेज देता था। मान लीजिए कोई ब्यूटी पार्लर है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो ब्यूटी क्रीम्स परचेस करता पहले, तो वो गुड्स होता था, वो गुड्स लेकर आया और गुड्स पर वेट लगा हुआ होता था, और आगे जो सर्विस दे रहे हैं उस पर सर्विस टैक्स देना है। तो ये आउटपुट टैक्स था, ये इनपुट टैक्स था। तो क्या ये परचेस पर टैक्स पेड हो गया, इसकी क्रेडिट इसके पेमेंट में यूज हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये स्टेट का टैक्स था और ये सेंटर का था, आपस में क्रेडिट एडजस्ट नहीं होती थी। तो अब हो जाएगी क्या, अब इस गुड्स पे भी जीएसटी लगा हुआ है और ये सर्विस प्रोवाइड करने में कंज्यूम होगा, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी। तो पहले वेट और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो रखा था, अब हो गया। एक खास बात, पहले मैं मान लीजिए गुड सेल करता था, मैंने गुड सेल की, सेल करने से पहले जब परचेस किया उस पर मान लीजिए मैंने विद इन स्टेट परचेस किया, तो वेट लगा होगा, तब वो इनपुट वेट कहलाता था। और सेल पर अब पे करूंगा, मैं अपने कस्टमर से चार्ज करूंगा आउटपुट वेट। तो इस आउटपुट वेट के पेमेंट में ये इनपुट वेट की क्रेडिट मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं ये परचेस दूसरे स्टेट से करूं, तो इन वेट लग के आएगा या सीएसटी लग के आएगा, सीएसटी लग के आएगा। तो क्या ये सीएसटी की क्रेडिट मेरे को इस आउटपुट वेट के पेमेंट में मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्यों, ये सेंटर का है, ये स्टेट का है। तो पहले ये दिक्कतें ज्यादा थी, सीएसटी जो भी परचेस पर पे करके आते थे उसकी क्रेडिट नहीं मिलती। इसके अलावा और भी एडिशनल टैक्सेस लग जाते थे, जिसकी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, कास्केडिंग इफेक्ट हो जाता था।
तो इन सब दिक्कतों, ये सारी दिक्कतें थी पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम में, उनको दूर करने के लिए जीएसटी लेकर आए, और इसलिए जरूरत पड़ी सिंगल कॉम्प्रहेंसिव नेशनल लेवल के टैक्स की, जीएसटी के नाम से। और जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो उसको बोला गया कि ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, गुड एंड सिंपल टैक्स। ये स्लोगन के रूप में गवर्नमेंट नई चीज लेकर आ रही थी, तो उनको अपना प्रचार करना था, तो उन्होंने बोला ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बोला जब नेशन एक ही है तो एक ही टैक्स लगना चाहिए ना, तो वन नेशन वन टैक्स, जैसे अभी हो रहा है कि एक देश एक चुनाव, क्योंकि इलेक्शन कभी कहीं होते हैं कभी कहीं होते हैं, खूब कॉस्ट आती है, ठीक है। तो जब इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट के भी उसी वक्त हो जाए, सेंटर के भी उसी वक्त हो जाए, ठीक है, तो जितने रिसोर्सेस लगते हैं वो कम लगेंगे, पैसा कम खर्च होगा। तो तब बोला गया वन नेशन वन टैक्स, और ये कहा गया जीएसटी सारी बीमारियों की एक सिंगल दवा है, सिंगल क्योर फॉर ऑल इल्स, मतलब एक इतनी सारी बीमारियों की एक ही दवा है। और अभी क्या बोलते पता है, गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं, अभी 3-4 दिन पहले नाम आया, जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स नहीं है, ये गब्बर सिंह टैक्स है, ठीक है। चलिए बाकी कल करते हैं।